हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बताऊँ तो फिर एग्जाम में ये आता ही आता है, तो फिर इसको छोड़ना ही मत है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। तो फिर इससे पहले जो है मैंने बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में बताया है गाइस। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बना है यूनिट वाइज, है ना। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यूनिट वाइज बनाया है। यूनिट सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे मैंने बना दिया है ना। तो फिर आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पे भी जो है लिंक वगैरह दे दिया है ना। तो फिर गाइस, आज तो हम पढ़ने वाले हैं संरक्षण, लेकिन थोड़ा सा जो है हम जैव विविधता के बारे में भी जान लेते हैं ना। थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा हमारा। तो फिर हमारे पृथ्वी में जो है गाइस अनेक सारे एनिमल हैं, है ना। एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं, और ये सभी जो है एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चाहे उनका आकार हो, चाहे साइज़ हो, है ना, चाहे उनका जो रिप्रोडक्शन है, उनका आवास है, उनका पोषण है, सभी में जो है भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो फिर उसी भिन्नता को ही जो है जैव विविधता कहते हैं। ठीक है गाइस। जैव विविधता क्या है? जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही जो है जैव विविधता कहते हैं। ठीक है गाइस। और इसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है गाइस, वो मैंने बायोडाइवर्सिटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर एक बार ज़रूर देख लेंगे, है ना। तो फिर आज हम कंजर्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे गाइस, वो हम देख लेते हैं। सिनॉप्सिस, है ना। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर लुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों के प्रकार देखेंगे, जो लुप्त हो गए हैं गाइस, जो प्रजाति पहले पृथ्वी में थे लेकिन अब लुप्त हो गए हैं, और कुछ जो है संकटग्रस्त हैं, तो फिर उनको जो है हम देखेंगे। ठीक है। फिर संरक्षण का लक्ष्य, आखिर संरक्षण क्यों ज़रूरी है गाइस, वो हम देखेंगे। संरक्षण के उपाय देखेंगे। फिर संरक्षण की जो प्रक्रिया है गाइस, वो हम देखेंगे। ठीक है। संरक्षण की प्रक्रिया में पहला हम देखेंगे स्वस्थान संरक्षण, सेकंड देखेंगे बहिस्थान संरक्षण। स्वस्थान संरक्षण आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा गाइस। स्वस्थान जहाँ पर प्लांट्स वगैरह, जैसे कि कोई किसी एनिमल को हम उसी के ही प्राकृतिक स्थान पर उसको संरक्षित करेंगे, तो फिर उसको जो है स्वस्थान संरक्षण कहेंगे। ठीक है गाइस। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। वो तो खैर मैं आगे वीडियो में भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। और बहिस्थान संरक्षण, अगर हम किसी एनिमल को उसके प्राकृतिक स्थान से जो है उठा करके किसी अन्य स्थान पर ले जाते हैं गाइस, और उसका संरक्षण करते हैं, तो उसे बहिस्थान संरक्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग एनिमल जू के बारे में जानते हो, है ना। तो फिर एनिमल जू में क्या होता है, एनिमल को जंगल वगैरह से पकड़ के किसी अन्य स्थान में ले जा करके जो है उसका संरक्षण किया जाता है, तो फिर वो जो है बहिस्थान संरक्षण हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे वनस्पतिक उद्यान, जंतु उद्यान, बीज बैंक और जीन बैंक। तो फिर इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में देखेंगे गाइस पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून तथा नीतियाँ। जो सरकार ने कानून बनाए हैं और जो नीतियाँ बनाए हैं गाइस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसके बारे में जो है हम देखेंगे। ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। संरक्षण उन प्रक्रियाओं का कुल योग होता है जिनके द्वारा जीवों को लगातार जीवित बनाए रखना, उनकी उचित वृद्धि, विकास एवं प्रजनन को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। इस यानी कि जो संरक्षण है वो प्रक्रियाओं का योग है। और कौन कौन सी प्रक्रियाओं का? पहला तो जो है जीवों को जीवित बनाए रखना। दूसरा है जो जीव जिसका संरक्षण कर रहे हैं गाइस उनका वृद्धि हो रहा है या विकास हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। तीसरा है प्रजनन, है ना, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उनकी प्रजाति की निरंतरता जो है गाइस समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो फिर इन सभी का योग जो है संरक्षण कहलाता है। ठीक है। सारगर्भित बात करें तो मानव द्वारा जैवमंडल के उचित उपयोग के प्रबंध को संरक्षण कहते हैं। अब देखिए गाइस, हम जैवमंडल का उचित उपयोग करेंगे तो फिर वो तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी का संरक्षण होगा, है ना। फिर वही लिखा है कि सारगर्भित बात करें तो मानव द्वारा जैवमंडल के उचित उपयोग के प्रबंध को ही संरक्षण कहते हैं, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को अधिक से अधिक लाभ हो तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं तथा आशाओं को पूरा करने की क्षमता हो। ठीक है। यदि हम सभी का संरक्षण करेंगे, जैसे कि पेड़ों का ही हम संरक्षण अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको लकड़ी की कमी नहीं होगी। जैसे कि लकड़ियों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ना, तो फिर उनका जो उनकी आशाओं और उनकी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होगी आने वाली पीढ़ियों का, है ना। और अभी से हम उनका कटाई स्टार्ट कर देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ही बचेगा? सांस लेने के लिए वायु भी नहीं बचेगा, है ना, हवा भी नहीं रहेगा। तो फिर वही लिखा है, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को अधिक से अधिक लाभ हो तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की
तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता तथा आशाओं को पूरा करने की क्षमता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक प्राकृतिक कारणों से विश्व के कई जीव जो कभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थे, वे या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, तो फिर बहुत सारे एनिमल जो हैं हमारे पृथ्वी पर पहले थे, लेकिन अब जो है नहीं है, और कुछ जो है संकटग्रस्त हो गए हैं और कुछ जो है विलुप्ति के कगार पर हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, विलुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों के प्रकार। देखते हैं। द इंडियन प्लांट्स रेड द्वारा डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो विलुप्त हो चुके हैं और जो विलुप्त होने वाले हैं, उन सभी को जो है द इंडियन प्लांट्स ने जो है रेड डाटा बुक में जो है निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला है विलुप्त। ऐसे पौधे जो पूर्व में किसी स्थान विशेष पर पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में वे अपने स्थानों से विलुप्त हो गए हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, जो नहीं है, पहले जो पर्यावरण में थे लेकिन अब नहीं है, उनको जो है विलुप्त प्रजाति कहते हैं। देखते हैं सेकंड, लुप्त प्राय। ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की स्थिति में हो एवं यदि वही पारिस्थितिक परिस्थितियां बनी रहे, तब उन्हें विलुप्त होने से बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि जो विलुप्ति के कगार पर हैं, अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाए, है ना, तो फिर वो लुप्त हो ही जाएंगे। तो फिर उस स्थिति में जो प्लांट्स रहेंगे या फिर एनिमल रहेंगे, उनको जो है लुप्त प्राय कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्नेरेबल, है ना, ऐसी प्रजातियां जो कि कुछ ही समय पश्चात लुप्त प्राय की स्थिति में पहुंचने वाली हो, उन्हें ही दुर्लभ प्रजातियां या फिर वल्नेरेबल कहते हैं। यानी कि कुछ समय के बाद ही जो है वो लुप्त प्राय होने की स्थिति में आ जाएंगे, एनिमल हो या प्लांट, उन्हें जो है वल्नेरेबल या फिर दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। आगे देखते हैं गाइस। दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी पादप प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत कम संख्या में उपलब्ध हो, उन्हें दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां प्रारंभ से ही लुप्त प्राय या वल्नरेबल नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। ठीक है गाइस, दुर्लभ किसे कहेंगे? जो कहीं कहीं पर और कुछ कुछ मात्रा में ही पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है गाइस कि ये कुछ मात्रा में अभी से ही रहना है ना, मतलब पहले पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन कुछ कुछ कारणवश जो है इनकी मात्रा में कमी आती गई, तब जो है ये दुर्लभ प्रजातियां बन गए। ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो फिर ये अंत में समाप्त भी जो है हो जाएंगे। तो फिर ये हो गया दुर्लभ प्रजातियां। कई बार क्या होता है इसकी एग्जाम में जो है 5 मार्क्स के लिए जो है लुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों के बारे में भी पूछता है ना। तो फिर मैंने तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस लिखा है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो 10 मार्क्स के लिए आता है, तो फिर 10 मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ना, लुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों को। इसके अलावा भी जो है आप जो है इसको अच्छे से जो है देख लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं गाइस अपर्याप्त जानकारी। अब कुछ एनिमल या कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनकी जो है जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, तो फिर उनको जो है अपर्याप्त जानकारी के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं। ऐसे पादप प्रजातियां जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती तथा यह विलुप्त प्राय स्थिति में आ जाती है। यानी कि जो है गाइस अभी हमने देखे हैं ना, कौन कौन से देखे, लुप्त प्राय, वल्नरेबल और दुर्लभ, इन सभी प्रजातियों के अंतर्गत कुछ कुछ प्रजातियां जो है नहीं आती है ना, और कुछ की जो है जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है कि ये किस समूह में है, तो फिर इस प्रकार से जो है उनका संरक्षण नहीं हो पाता है और वे जो है अंत में जो है लुप्त प्राय की स्थिति में आ जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, यानी कि उनका जानकारी हमें नहीं होता है, जिस कारण वो लुप्त प्राय की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस खतरे से बाहर। ऐसी समस्त पादप प्रजातियां जो कि ऊपर लिखे 5 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आ सकती है, लेकिन संरक्षण के पश्चात वह पूर्ववास स्थान पर स्थापित हो जाती है, उन्हें इस समूह में रखा जाता है। यानी कि जो हम अभी 5 पढ़े, लुप्त प्राय, विलुप्त, वल्नरेबल, दुर्लभ, है ना, तो फिर ये जो खतरे से बाहर प्रजाति हैं गाइस, वो जो है इन सभी 5 में जो है नहीं आते हैं ना, वो जो है इनसे अलग होते हैं और ये जो है अपने प्राकृतिक स्थान पर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो फिर उन्हें जो है खतरे से बाहर प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड,
लुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों के प्रकार। अब हम देखते हैं थर्ड, संरक्षण का लक्ष्य। आखिर संरक्षण क्यों ज़रूरी है गाइस, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करना। ठीक है, इस हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो अनेक घटक हैं, पहला तो जीवित घटक और दूसरा अजीवित घटक में बांटते हैं ना। फिर जीवित घटक को पुनः बांटते हैं उत्पादक और उपभोक्ता में, फिर उपभोक्ता को फिर बांटते हैं प्राइमरी उपभोक्ता, फिर कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर अब घटक है ना। तो फिर इन सभी घटकों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो है संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी अगर हम प्लांट्स का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर हमारे पर्यावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में जो है उत्पादक की जो है कमी हो जाएगी, है ना। तो फिर इन सभी के स्वरूपों को बनाए रखने के लिए जो है इनका जो है संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है भयातुर अर्थात विलुप्त प्राय, दुर्लभ तथा सुभेद प्रजातियों की रक्षा करना। यानी कि जो लुप्त होने वाले हैं या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर जो दुर्लभ प्रजातियां हैं ना, उनको प्रकृति में बचाए रखने के लिए भी जो है संरक्षण जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं विविधता का संरक्षण करना। अब देखिए यदि किसी जाति के समस्त जीव मर जाएंगे तो फिर विविधता जो है समाप्त होती जाएगी, है ना। तो फिर इस संरक्षण भी इसलिए भी किया जाता है ताकि विविधता को जो है बनाए रखें, है ना। सेकंड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, जीवधारियों का मानव समुदाय के हित के लिए संतुलित रूप में उपयोग किया जाना। हम मानव समुदायों के हित के लिए भी जो है इनका संरक्षण जरूरी है। ठीक है गाइस, फिर 5 देखते हैं, जैवमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। अब देखिए गाइस, कोई एक जीव भी मरता है तो फिर पर्यावरण को जो है नुकसान होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। वही देखिए तो फिर खाद्य श्रृंखला में भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो फिर इस प्रकार से जो है जैवमंडल को संतुलित रखने के लिए भी जो है जो संरक्षण है गाइस वो जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फोर्थ देखते हैं गाइस संरक्षण के उपाय। तो फिर पहला है आनुवांशिक विविधता का संरक्षण से उस जाति का संरक्षण संभव होता है। ठीक है, इस आनुवांशिक विविधता के कारण आनुवांशिक विविधता का जो संरक्षण है उसके द्वारा किसी जाति का संरक्षण जो है संभव है। सेकंड है जातिगत संरक्षण। थर्ड है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करेंगे तो फिर सभी का संरक्षण होगा, है ना, क्योंकि इकोलॉजी के अंतर्गत जो है सब कुछ आता है। कम्युनिटी आएगा, फिर कम्युनिटी के अंतर्गत स्पीसीज आएगा, तो फिर इस प्रकार से जो है पूरा सभी का जो है संरक्षण होगा। फिर है फोर्थ विलुप्त प्राय संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण। जो लुप्त प्राय हैं गई या फिर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना भी जो है संरक्षण के उपाय में जो है आता है। ठीक है, तो फिर संरक्षण करने के ये सभी उपाय हैं। अब 5 पॉइंट देखते हैं, संरक्षण की प्रक्रिया देखते हैं। इस संरक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को जब सिनॉप्सिस बताया था तो फिर वहाँ पे भी बताया था, है ना। संरक्षण को जो है 2 प्रकार से बांटा गया है, स्वस्थान और बहिस्थान। तो फिर देखते हैं, संरक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थल परिवेश में संरक्षित किया जाता है तो उन्हें सीटू संरक्षण या स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि जो एनिमल जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे जंगल में है तो फिर जंगल में ही उनका संरक्षण करें तो फिर उसे स्वस्थान संरक्षण कहेंगे। ठीक है, उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देखते हैं, यदि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से विस्थापित कर कृत्रिम रूप से विकसित किए गए स्थल पर रखा जाता है तो फिर वह एक्स सीटू संरक्षण या बहिस्थान संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब हम किसी एनिमल या फिर प्लांट को जहाँ पर वो पाया जाता है उस स्थान से हटा करके किसी अन्य कृत्रिम प्राकृतिक स्थान पर ले जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए प्राकृतिक स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका जब संरक्षण करते हैं गाइस तब जो उसे बहिस्थान संरक्षण कहते हैं या फिर एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं संरक्षण की प्रक्रिया। तो फिर माइंड में बिठाने के लिए गाइस ये वाला देख लीजिए, है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2 प्रकार से कंजर्वेशन किया जाता है। पहला तो स्वस्थान संरक्षण, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्वस्थान संरक्षण क्या है। दूसरा है बहिस्थान संरक्षण, है ना, तो फिर इसको भी मैंने बताया है कि आखिर ये होता क्या है। तो फिर स्वस्थान जो संरक्षण है गाइस उसको पुनः इन भागों में बांटा गया है। पहला है तप्त स्थल, सेकंड है पवित्र स्थल, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य,
फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो फिर हम इसमें से केवल राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व ही देखेंगे, ठीक है। फिर हम बही स्थान की बात करें तो फिर यहाँ पर है पवित्र पौधारोपण, बीज बैंक, जीन बैंक, अतिशीत परिरक्षीकरण, ठीक है। फिर है वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान, जिसमें से हम केवल वनस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान और बीज बैंक और जीन बैंक को ही बस देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि स्वस्थान संरक्षण आखिर होता क्या है। तो फिर मैंने बता दिया है कोई भी प्राणी या प्लांट जिस प्राकृतिक स्थान पर पाए जाते हैं गाइस, उनको उनके आवास स्थान पर ही उनका संरक्षण किया जाता है, तो फिर उसे स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। यहाँ पर आप जो है अलग से डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है ना। फिर देखते हैं स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत उद्यान एवं अभ्यारण्य, है ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनस्पति एवं जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हेतु बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है, ठीक है गाइस। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। भारत में कुल 89 राष्ट्रीय उद्यान, 566 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, ठीक है गाइस। भारत में जुलाई 2017 तक कुल नेशनल पार्क की संख्या 103 थी, ठीक है। 2017 तक जो है नेशनल पार्क की संख्या 103 थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य निम्न है, ठीक है। अब जो कुछ नेशनल पार्क हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, है ना। फर्स्ट है कार्बेट नेशनल पार्क। यह पार्क उत्तरांचल राज्य के नैनीताल जिला में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है गाइस। कार्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का जो है पहला नेशनल गार्डन था, ठीक है। आगे देखते हैं गिर नेशनल पार्क। यह गुजरात के जूनागढ़ में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। यह एशियाई सिंहों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है गाइस। जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में है और ये जो है एशियाई सिंहों के लिए जो है प्रसिद्ध है। फिर थर्ड है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये सभी जो नेशनल पार्क है गाइस, इनको जो है आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे केवल बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कुछ समझाने वाला तो है नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं। यह पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन में स्थित है। यह जो है 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जो है रॉयल बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश के मंडला तथा बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पार्क बाघ व चीतल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो है स्थित है। यह 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह गायक पहाड़ी मैना, बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ आदि जो है यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो फिर इन सभी को जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे गाइस। इसके बारे में जो है आप लोग सर्च भी कर सकते हैं ना गूगल वगैरह में, वहाँ पर भी जो है आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। जो गिर नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, इनके बारे में जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटा छोटा बस लिखा है। इनके अलावा भी यहाँ पर जो है अन्य एनिमल्स जो है पाए जाते हैं, तो फिर आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने जो है नेशनल पार्क के बारे में देखा गई। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभ्यारण्य वे स्थल हैं जिनमें प्रायः जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। इनमें उन कार्यों की अनुमति दे दी जाती है जिसमें वन्य जीव जो है प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे सूखी इमारती लकड़ी की कटाई, वन्य उत्पादों का संग्रहण। अब इसका संग्रहण करेंगे तो फिर वन्य जीवों को क्या ही नुकसान होगा, है ना। तो फिर इन सभी कार्यों के लिए जो है अभ्यारण्य में कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। चलिए तो फिर कुछ प्रमुख अभ्यारण्य हम देख लेते हैं। फर्स्ट है जल्दापारा अभ्यारण्य। यह पश्चिम बंगाल के मदारीहाट नामक स्थल में जो है स्थित है। यह जो है गैंडा का जो है शरण स्थल है। यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ व अनेक पक्षी जो है मिलते हैं, ठीक है। जल्दापारा अभ्यारण्य भी जो है आप गूगल वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सेकंड है शिकारी देवी अभ्यारण्य। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कस्तूरी मृग का शरण स्थल है, ठीक है। फिर है चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। यह उड़ीसा के बाल गांव में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं।
यहाँ पर जो है वाटरफाउल, बतखें, सारस, फ्लेमिंगो, सेंट्स, पाइपर्स आदि जो है मिलते हैं और ये जो है खारे पानी का जो है झील है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं मनास अभयारण्य। ये भी जो है उड़ीसा के कामरूप जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है यह जो है बाघ, पैंथर, गैंडा, हाथी एवं तेंदुआ का जो है शरण स्थल है या फिर यहाँ पर ये एनिमल जो है पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये तो फिर ये हो गया हमारा अभयारण्य। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं गाइस बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया? बायोस्फीयर रिजर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता के लिए जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं जहां पर पेड़ पौधे तथा वन्य जंतुओं का प्राकृतिक निवास हो जो कि मनुष्यों की सक्रियता से कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र हो। ठीक है, इस जहाँ पर मानवों की जो एक्टिविटीज़ है वो कम होने वाला जो है क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर प्रोग्राम को सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया था। भारत में कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनकी सूची जो है इस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए सेकंड देखते हैं गाइस बहिस्थान संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो फिर इसके बारे में मैंने डेफिनेशन बताया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एनिमल है या प्लांट है उनको उनके प्राकृतिक स्थान से हटा करके किसी अन्य स्थान पर जब हम ले जाते हैं और उसका जो संरक्षण करते हैं उसे बहिस्थान संरक्षण कहते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर इसके अंतर्गत आता है वनस्पतिक उद्यान। ये जो है आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे गाइस, बोटेनिकल गार्डन, उसी प्रकार से एनिमल गार्डन भी है। तो फिर चलिए देखते हैं वनस्पतिक उद्यान है ना। वनस्पतिक उद्यान वे विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के प्लांट को अपने पारिस्थितिक परिवेश से लाकर कृत्रिम रूप से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप स्थिति प्रदान कर प्रकृति के जीवित अवस्था में संरक्षित करते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं समझ पाए होंगे तो फिर मैं बता दूं कि जो प्लांट है गाइस उनको उनके प्राकृतिक स्थान से जो है ला करके किसी अन्य कृत्रिम स्थान पर रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है एनिमल जीवित रह करके ऐसा प्राकृतिक परिवेश बना देते हैं ताकि वो प्लांट जो है वहाँ पे जीवित रह सके। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं वनस्पतिक उद्यान पादप संरक्षण के अलावा पादपों की बहुलता के कारण अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण मनोरंजन के रूप में भी कार्य करता है। आप देखिएगा इस वहाँ पर हम अनेक सारे प्लांट को संरक्षित करने के लिए लगाएंगे, है ना। तो फिर वहाँ पर जो है पादपों की बहुलता होगी तो फिर चारों तरफ हरा भरा होगा तो फिर सुंदर ही सुंदर दिखेगा, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है ये मनोरंजन का भी एक प्रकार से स्थल बन जाता है। आगे देखते हैं भारत में प्रथम बॉटेनिकल गार्डन को लेफ्टिनेंट कर्नल किड के निर्देशन में सन 1787 में स्थापित किया गया जो कि नेशनल बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर जो भारत में जो प्रथम बॉटेनिकल गार्डन है, वनस्पतिक उद्यान है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल किड के निर्देशन में स्थापित किया गया था। वो भी कब? 1787 में। ठीक है, और इसका नाम क्या था? नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। आगे देखते हैं सेकंड देखते हैं कि जंतु उद्यान जूलॉजिकल गार्डन, है ना, जिसे आप लोग चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। तो भी देखते हैं जंतु उद्यान को सामान्य भाषा में चिड़ियाघर भी कहा जाता है। पारिभाषिक दृष्टि से वह सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान जहां पर अनेक वन्य प्राणियों को एक साथ जीवित अवस्था में सुरक्षित तौर पर प्रदर्शन हेतु रखा जाता है, जंतु उद्यान कहलाता है। ठीक है गाइस, तो फिर जंतु उद्यान भी आप लोग जो बॉटेनिकल गार्डन लिखे हैं उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने डेफिनेशन के रूप में लिखा है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि जंतुओं को या जानवरों को उनके प्राकृतिक स्थान से ला करके किसी अन्य स्थान पर रखते हैं और उनका संरक्षण करते हैं तो फिर उसे जो है जंतु उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, है ना, लिख लेंगे। आगे देखते हैं गाइस थर्ड देखते हैं गाइस बीज बैंक एवं फील्ड जीन बैंक। बीज बैंक का नाम से ही स्पष्ट है गाइस, बीजों का बैंक, है ना, बीज को संरक्षित करने का। देखते हैं बीजों को -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए तो इन्हें काफ़ी समय तक जीवन क्षमता बनाए रखा जा सकता है। यदि हम किसी बीज को जो है गाइस -10 डिग्री सेल्सियस से
20 डिग्री सेल्सियस तक रखें तो फिर उनमें जो प्लांट को उगाने की क्षमता होती है इस बीज में, है ना, वो जो है बना रहता है। हम कई समय तक जो है उसको रख सकते हैं और कई सालों के बाद भी अगर हम उस बीज को बोते हैं तो फिर वहाँ से जो है प्लांट निकलेगा। तो फिर वही लिखा है कि उसकी जीवन क्षमता को जो है बनाया रखा जा सकता है। एक स्थल पर कम तापमान पर अनेक दुर्लभ तथा लुप्तप्राय पौधों की बीजों को संचयित करना, संग्रहित करना बीज बैंक कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक स्थल पर अनेक बीजों को संरक्षित करना ही बीज बैंक कहलाता है। यह प्रक्रिया उन बीजों के लिए ठीक है जो कम तापमान पर जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीज बैंक है वो कम तापमान पर होता है। तो फिर वही लिखा है, ये जो प्रक्रिया है बीज बैंक वाला, है ना, ये जो है उन्हीं पौधों के लिए ठीक है या उन्हीं बीजों के लिए ठीक है जो कम तापमान पर जीवित रहते हैं। ऐसे बीज जिनकी जीवन क्षमता कम तापमान तथा कम ऑक्सीजन में समाप्त हो जाती है, उन्हें उद्यान में लगाकर सुरक्षित किया जाता है। ठीक है गाइस, यह प्रक्रिया फील्ड जीन बैंक कहलाता है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा इनको संरक्षण करने का उपाय, है ना। 5 हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून तथा नीतियाँ। तो फिर गाइस मैंने इतना सारा नोट्स बनाया, मेरा हाथ जो है दुखने लग गया, है ना। तो फिर इसके बारे में जो है मैंने नोट्स नहीं बनाया है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है 2 अधिनियम लिखा है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। तो फिर इसके बारे में जो है आप लोग गूगल में सर्च करेंगे और थोड़ा थोड़ा जो है इनके बारे में लिख लेंगे, है ना। ये नहीं कि बहुत सारा 1 पेज इसके बारे में लिखना है, वैसा नहीं करेंगे। 3 से 4 लाइन इसके बारे में लिख लेना, 3 से 4 लाइन जो है इसके बारे में लिख लेना, है ना। तो फिर ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री से भी रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं, ना। तो फिर थैंक यू गाइस।